हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम फ्लोरल फार्मूला पुष्प सूत्र के बारे में। एक नॉर्मल पुष्प की बात करें तो इसका जो जहाँ पर पुष्प लगा होता है उसे हम पुष्पासन भाग कहते हैं, और इसके जो नीचे का भाग होता है हरा रंग का उसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसकी एक यूनिट होती है सेपल। और जो रंगीन भाग जो हमें आकर्षित करता है, जिसे हम देखकर ये पता लगाते हैं कि कितना सुंदर है पुष्प, उसे हम सिंगल को पेटल और पूरे चक्र को कोरोला कहते हैं। इसके अलावा ये दोनों जो चक्र हैं कैलिक्स और कोरोला, इनको हम पुष्प के सहायक चक्र, और इनके अलावा जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है उसको हम पुष्प के जनन चक्र कहते हैं। जो जनन भाग होता है, नर भाग होता है, वो फिलामेंट और एंथर का बना हुआ होता है, और जो मादा भाग है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय का बना होता है। अब पुष्प सूत्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों की बात करें तो अगर पुष्प के जहाँ से पुष्प निकलता है वहाँ से एक पत्ती की जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। यदि यह उपस्थित है तो हम बी आर सिंबल यूज लेंगे, और यह अगर अनुपस्थित है तो हम ई बिहार सहपत्रहीन यह सिंबल यूज करेंगे। और जहाँ पर पुष्प लगा हुआ है वहाँ पर अगर ऐसी संरचना उपस्थित है तो उस संरचना को हम ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। इसके लिए हम बी आर एल सिंबल यूज करेंगे, और अगर वह ब्रैक्टियोलेट एब्सेंट है तो हम ई बी आर एल सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद आते पुष्प के जो सहायक चक्र होते हैं, जिसमें पहला है कैलिक्स, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प के बाहर का हरा भाग जिसे आप चित्र में देख सकते हैं, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसकी एक जो यूनिट होती है उसे हम सेपल कहते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कोरोला, जिसे दलपुंज कहते हैं, जो रंगीन भाग होता है, आप तीनों चित्र में देख सकते हैं। इसकी एक यूनिट होती है, उसे हम पेटल या दल कहते हैं। और कई संरचना ऐसी होती है जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, यानी उनमें अंतर नहीं कर पाते, तो उस जगह पर जो संरचना बनती है उसे हम परिदलीय पेरियंथ कहते हैं, जिसे टेपल से दर्शाते हैं, और पी इसका प्रतीक होता है। इसके बाद बात करें हम पुष्प के नर और मादा जननांग की, तो एंड्रोशियम इसका नर जननांग होता है, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन, जिसे इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल या ओव्यूल, जिसे इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यदि पुष्प के अंदर यदि नर और मादा में से कोई एक ही उपस्थित है तो उसे यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और अगर दोनों उपस्थित हैं पुष्प के अंदर तो उसे बाइसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। और अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर अगर सारे अंडप या अंडे मिलकर एक सिंगल अंडाशय का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्ता अंडपी दशा कहते हैं। और अगर सारे अंडप मिलकर अलग अलग अंडाशय का निर्माण करते हैं तो उसे एपोकार्पस या वियुक्ता अंडपी दशा कहते हैं। इसके बाद बात करें कि पुष्प की सिमेट्री की या सममिति की, तो ऐसा पुष्प जिसको किसी तल से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सके, किसी भी तल से काटने पर अलग अलग और दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या समित पुष्प कहते हैं, जिसका सिंबल ये होता है। और जाइगोमॉर्फिक पुष्प उसे कहते हैं जिसे केवल एक अक्ष से काटने पर, ओनली सिंगल एक्सिस से काटने पर उसे दो भागों में बांटा जा सके, तो उसे एक व्यास समित पुष्प कहते हैं। इसे प्रतिशत के जैसे चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, और जो एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प होता है उसमें अरीय सममिति पाई जाती है। इसके बाद बात करें हम पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं, उनकी संख्या कैसे लिखते हैं, तो इसमें पहला देखते हैं हम कैलिक्स। के अगर 4 लिखा हुआ है, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, अगर वो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो 4 हैं वो सेपल हैं और पॉलीसिपेलस कंडीशन है। पॉलीसिपेलस कंडीशन का मतलब है कि इसके जो सेपल्स हैं वो फ्री हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसका मतलब है 4 सेपल हैं, लेकिन वो गैमोसिपेलस के अंदर हैं और जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। और कैलिक्स 2+2 है, यानी अलग अलग सेपल हैं, वो 2 चक्कर में हैं। इसी प्रकार हम कोरोला के लिए यूज करते हैं पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कंडीशन, यानी फ्री पेटल्स और फ्यूज्ड पेटल्स, और 2+2 4 पेटल्स और चक्रों के अंदर। कोरोला के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं एस्टिवेशन, यानी कि पुष्प के अंदर कोरोला का अरेंजमेंट कैसा है उसके लिए हम एस्टिवेशन यूज करते हैं। यह 5 प्रकार का होता है: वेलवेट, कोर स्पर्शी, कोर छादी,
व्यावर्तित, वैक्सिलरी और क्विनकशियल। परिदल पुंज, जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते तो उस अवस्था को हम परिदल पुंज अवस्था कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो टेपल होती है। ये जनरली मोनोकोट जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे गेहूँ, मक्का वगैरह आदि। इसको भी हम पॉलीटेपेलस और गैमोटेपेलस कंडीशन दिखाते हैं, यानी फ्यूज्ड और फ्री। इसके बाद बात करें एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। यदि यह दो भागों में विभाजित होता है, यानी अलग अलग हम इसको अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब उनकी संख्या तो जो टोटल है वही है, लेकिन डाई एडेल्फस कंडीशन है, यानी द्विसंगी अवस्था, यानी दो संघों के अंदर, दो ग्रुप के अंदर है। यदि हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो 5 स्टेमन्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं, यानी गैमो स्टेमन्स कंडीशन है। और यदि कोरोला और एंड्रोशियम दोनों जुड़े हुए हैं तो उस अवस्था को हम दल लग्न अवस्था या एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं। और अगर पेरियंथ और एंड्रोशियम दोनों जुड़े हुए हैं तो उसे उनके ऊपर ऐसी लाइन खींच दी जाती है और उसे एपीफिलस कंडीशन कहते हैं, परिदल लग्न अवस्था। उसके बाद जायांग की बात करें तो जायांग में ओवरी की स्थिति के आधार पर हम जायांग लिखते हैं। जायांग को जी से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट वगैरह आप समझ गए होंगे। यदि जो पुष्प के सभी जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो उस स्थिति को हाइपोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। और हाइपोगाइनस कंडीशन के अंदर ओवरी सुपीरियर होती है। और अगर ये सभी ओवरी की गर्दन के पास से निकले तो इस स्थिति को पेरीगाइनस अवस्था कहते हैं। इसमें ओवरी सेमी इन्फीरियर होती हैं। और अगर ये सभी चीज़ें ओवरी के ऊपर से निकले तो उसे ईपीगाइनस अवस्था कहते हैं। ओवरी जब सुपीरियर होती है तो गाइनोशियम के नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। ओवरी अगर सेमी इन्फीरियर होती है तो इसके बराबर में एक लाइन खींची जाती है। और ओवरी अगर इन्फीरियर होती है तो इसके ऊपर लाइन खींच दी जाती है। और अगर दो लिखा है तो इसका मतलब बाइकार्पलरी है, एक होता तो मोनोकार्पलरी। सिनकार्पस और एपोकार्पस के बारे में बताया गया है। अलग अलग अंडक मिलकर केवल एक ही अंडाशय का निर्माण करते उसे सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है। और अलग अलग अंडक मिलकर अगर अलग अलग अंडाशय का निर्माण करते उसे एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है। इसके बाद में आपको अगर ये वीडियो समझ में आएगा तो आप इस जो आपके लिए वर्क है इसका आप उत्तर अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है, एक ही है। थैंक यू।